चलिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स BA पार्ट 1 ऑनर्स फर्स्ट पेपर अंतर्गत उपभोग के पश्चात उत्पादन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ रिटर्न्स उत्पादन के नियम। हम लोग उत्पादन के अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन किसी नए पदार्थ का नहीं किया जाता है, परंतु किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। स्थान परिवर्तन, रूप परिवर्तन, समय परिवर्तन, ये सब तरीके हैं, आकार परिवर्तन, ये सब के द्वारा किसी भी वस्तु की उपयोगिता का सृजन होता है और उपयोगिता में अभिवृद्धि होती है, जिसे उत्पादन कहते हैं। अब है कि भाई उत्पादन के अंतर्गत किसी भी वस्तु या सेवा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए उत्पादन लागत अर्थात उत्पादन के साधनों का श्रम पूंजी उत्पादन के 5 प्रमुख साधन हैं। श्रम पूंजी, भूमि, साहस एवं संगठन, इन साधनों का प्रयोग होता है। तो उत्पादन लागत तथा उत्पादन की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और इस प्रकार से उत्पादन फलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसी भी उद्योग की इकाई अर्थात फर्म उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करता है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यह एक प्रमुख प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में किस प्रकार से आउटपुट में किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो इसके संबंध में 2 प्रमुख विचार हैं। एक प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उन्होंने उत्पादन के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम, क्रमागत उत्पत्ति समता नियम तथा क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि भूमि एक ऐसा साधन उत्पादन का एक ऐसा साधन है जिसकी मात्रा में हम वृद्धि नहीं कर सकते। अल्पकाल के अंतर्गत इसकी मात्रा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो भूमि की पूर्ति को स्थिर रह करके अर्थात किसी साधन की मात्रा को स्थिर रख करके जब उत्पादन के अन्य साधनों की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन मात्रा के अनुपात में वृद्धि एक समान नहीं होती है, बल्कि 3 समान होती है। प्रारंभिक अवस्था में जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि हम करते हैं तो सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन दोनों अपेक्षाकृत बढ़ते हुए अनुपात से बढ़ता है। दूसरी अवस्था ऐसी आती है कि जब उत्पादन साधन की इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन मात्रा का जो अनुपात है वह कांस्टेंट रहता है, समान रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसे क्रमागत उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। परंतु तीसरी अवस्था में प्रथम अवस्था क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरी प्रमुख अवस्था क्रमागत उत्पत्ति समता नियम और तीसरी प्रमुख अवस्था जो कि एक सार्वभौमिक अवस्था है, इसके अंतर्गत
उत्पादन के साधनों में जब उत्पादन के किसी एक साधन की इकाई को स्थिर रख करके उत्पादन के अन्य साधनों, उदाहरण के लिए श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं, तो सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन तो बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन अपेक्षाकृत घटते हुए अनुपात से बढ़ता है। इस तीसरी प्रमुख अवस्था को हम क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। हमने जैसे यहाँ पीडीएफ के अंतर्गत एक पेज का नोट्स दिया है, उसके अंतर्गत छात्राओं की सुविधा के लिए रेखा चित्र भी बता दिए हैं। रेखा चित्र के अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर श्रम तथा पूंजी की इकाइयों को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन, सीमांत उत्पादन क्विंटल में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे जैसे श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है। ए से बी तक सीमांत उत्पादन बढ़ते जाता है। बी से सी तक सीमांत उत्पादन का जो अनुपात है वह समान रहता है और तीसरी अवस्था में श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। इसी प्रमुख अवस्था को क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि चूंकि भूमि की इकाइयाँ, भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है, उस चूँकि प्राकृतिक साधन है, इसकी मात्रा में मनुष्य वृद्धि नहीं कर सकता है, इसके लिए इस भूमि की पूर्ति को स्थिर रख करके जब हम श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है, परंतु एक अवस्था ऐसी आती है जिसके अंतर्गत सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ती है। इसी प्रमुख अवस्था को हम क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं रेखा चित्र के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने एक परिभाषा दिया है कि यदि कृषि कला में कोई प्रगति नहीं हो, कृषि कला में कोई प्रगति नहीं हो तो कृषि में लगाई जाने वाली पूंजी एवं श्रम की वृद्धि से कुल उपज में सामान्यतः अनुपात से कम वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से कृषि कला का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके से, माने जब सामान्य अवस्था रहेगी, सामान्य अवस्था विशेष अवस्था नहीं रहेगी, अर्थात कृषि कला मतलब है कि उत्पादन की जो विधि है वही उसी विधि को रख करके हम उत्पादन करते हैं, तो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम जैसे लागू होगा। और चूंकि भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने हिदायत दिया कि यह सिर्फ कृषि के क्षेत्र में लागू होती है, दूसरे क्षेत्रों में नहीं। निर्माण, जैसे कि उन्होंने कहा कि उद्योग में, निर्माण उद्योग में, मछली उद्योग में, खान उद्योग में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो अवस्था है वह वैज्ञानिक तकनीक में प्रगति की अवस्था है। तो वैज्ञानिक एवं तकनीक में प्रगति होगी तो उत्पादन साधन में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि बढ़ते हुए अनुपात से होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि यह जो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है वह कृषि क्षेत्र तक ही सीमित है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री, जिसमें कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन का स्थान प्रमुख है, उन्होंने बताया है कि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, खनन उद्योग के अंतर्गत, मछली उद्योग के अंतर्गत, भवन, सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन के अन्य साधनों को, इसमें अंतर यही है कि मार्शल उत्पादन के एक साधन को स्थिर रख करके उत्पादन में वृद्धि करने की बात करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके जब उत्पादन के किसी एक साधन में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन की जो दर है, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन की जो दर है, वह घटते हुए अनुपात से वृद्धि
होती है। इसलिए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम और संक्षेप में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है जो कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और इंग्लैंड अमेरिका सभी जगहों पर जैसे यह नियम जैसे लागू होता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसका आधुनिक नाम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है।